हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया अभी तक उनको आवाज़ आ रही है मेरी? जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है एक बार वो अपना इंट्रोडक्शन दें, किस किस कॉलेज से हैं। हेलो। बोलेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा किस किस ने ज्वाइन किया है। अगर आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। Good evening, sir. My name is गुड Aisha Sethi and इवनिंग। I am from Swami Vivekananda Law College. स्वामी विवेकानंद। ओके। और बाकी स्टूडेंट्स? आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर आपका 28 को है। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप सब लोग। जो भी सेकेंड सेमेस्टर का नहीं है वो प्लीज़ इसको लीव कर दें मीटिंग को, क्योंकि सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर का आज हम करेंगे, बाकी सेमेस्टर का कुछ नहीं करेंगे। तो इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में आपको मतलब क्या पता है, किस तरह का फॉर्मेट है आपका इंग्लिश में, या कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है आपको? क्योंकि आप सबने जो है लास्ट पेपर तो दे दिए, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपको पता भी है कि सीसीएस में किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह का पेपर का हमारा फॉर्मेट है। तो अभी इसके बारे में आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या पता है, क्या सिलेबस है आपके पास? बी एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर जनरल इंग्लिश 2 का जो आपका पेपर है उसका सिलेबस क्या है आप लोगों का? कोई आइडिया है आपको सिलेबस का? बोलोगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आपको, अगर क्लास मैंने आपको दिए तो देने का कोई बेनिफिट होगा नहीं ना। आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा क्लास में। कोई भी बोलना शुरू करो, जिसको भी पता है सिलेबस के बारे में, नहीं पता तो नहीं बोल दो कि हमें पता नहीं है। जिसको पता है, सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं ना, केवल वही ज्वाइन करें मीटिंग को। बाकी सेमेस्टर की क्लास नहीं है, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। सर, लेटर वगैरह तो सब आता है लेकिन जो ये लीगल टर्म्स और ये सडन हम्म। लीगल वर्ड्स, इनमें बहुत दिक्कत है, ये लर्न ही नहीं हो रहे हैं। देखो, जो सेक्शन ए है ना हमारा, सेक्शन ए जैसे मैंने आपको अपनी पीडीएफ में भी बोला है, पीडीएफ जिन लोगों ने ली होगी उनको ये पता है कि पीडीएफ में मैंने आपको क्लियर बताया कि जो सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन इडियम्स का आएगा, दूसरा क्वेश्चन लीगल का आएगा, तीसरा लीगल टर्म का होगा, चौथा वर्ड सेंटेंस होगा, पांचवा टेन मैक्सिमम। ये सारे क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के हैं। और इन 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो है, सॉरी हाँ, 4-4 मार्क्स के हैं। इसमें से टोटल 4-4 आएंगे, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। जैसे 4 आपके ईडीएम्स आएंगे, उसमें से 2 आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे जो भी आपको आते होंगे। लीगल फ्रेज आपके 4 आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। लीगल टर्म 4 आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सेंटेंसेस जो है वो वन वर्ड सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड देना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना हिंदी में, वो। और जिसमें भी 4 आएंगे 2 करने होंगे, और लैटिन मैक्सिम पे 4 आएंगे 2। अब इनका क्या है कि इनकी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर पोर्शन में हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा आएगा इस बार, इसका गैस लगाना काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि सेक्शन बी और सी का तो गैस लग सकता है, लेकिन सेक्शन ए का कोई भी गैस लगाना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है आपके पास कि आप सिर्फ क्या करो कि 2022 का जो पेपर है आपके पास वो, प्लस 2019 का जो पेपर है, 2017 का, ये 3 साल के पेपर में जो भी इडियम्स आए हैं, जो भी लीगल फ्रेज आए हैं, जो भी लीगल टर्म्स आए हैं, जो भी वन वर्ड सेंटेंस आए हैं, आप इनको एक बार याद कर लें।
और सिर्फ इन्हीं को याद करके जाए, ज़्यादा से चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम है इसके लिए। ये वही बच्चे तरीके से कर सकते हैं जिनकी ग्रामर इंग्लिश की क्लास 10 तक बढ़िया थी। क्लास 12 10 तक जो ग्रामर थी ना, वो सारी ग्रामर इसके अंदर है, उसी ग्रामर पे बेस है ये। क्लास 11 12 की ग्रामर होती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टिव इंग्लिश होती थी हमारे पास, लेकिन क्लास 10 तक हमारे पास इंग्लिश ग्रामर थी। तो जिनकी ग्रामर ठीक होगी वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनकी ग्रामर में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी उनके लिए डिफिकल्ट है। तो ये 20 मार्क्स का है सेक्शन ए। सेक्शन बी भी आपका 20 मार्क्स का है, और सेक्शन सी आपका 60 मार्क्स का है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो जो सेक्शन ए है उसमें आप बस इतना कर लो, ज़्यादा कुछ उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जितना सा ज़्यादा इसको समय दोगे सर कोई बेनिफिट नहीं होगा। कुछ भी आएगा एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आपका याद करा वही आएगा। तो आप सिर्फ इतना कर लो कि 2022 का पेपर, 2019 का पेपर और 2017 का पेपर, ये 3 पेपर में जो भी आए हैं उनको याद कर लो। इसमें से 8 से 10 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। इतना आपको पक्का मेरी गारंटी है कि 8 से 10 मार्क्स का आपको ये रिपीट हो जाएगा। तो इतना आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है लीगल रिपोर्ट या बिजनेस नोटिस। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जॉब लेटर ही आता है, हमेशा जॉब लेटर आएगा या रिज्यूम राइटिंग। अगर खाली रिज्यूम राइटिंग करने को बोलेगा सिर्फ आपको बायोडाटा लिखना है, लेकिन अगर वो बोलेगा जॉब लेटर लिखना है तो फिर आपको जॉब लेटर लिखना पड़ेगा और साथ में रिज्यूम भी लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों चीज़ें आएंगी अगर वो बोलेगा जॉब लेटर लिखना है तो। लेकिन अगर वो बोलेगा खाली रिज्यूम राइटिंग लिखनी है तो फिर आपको खाली बायोडाटा लिखना होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है लेटर को। इसके अलावा जो आपका ये है हाँ बिजनेस लेटर, उसमें 2 तरह के लेटर आते हैं बिजनेस लेटर में। एक बिजनेस इंक्वायरी लेटर और दूसरा आपका है जो पेमेंट पेंडिंग या सप्लाई ऑफ मटेरियल लेटर, ये आता है आपका बिजनेस लेटर। जब आप सेक्शन बी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि दोनों लेटर ही कर लो, क्योंकि दोनों लेटर करने से फ़ायदा ये होगा कि मार्क्स थोड़े से ठीक आ जाएंगे। क्योंकि जो रिपोर्ट राइटिंग है तो रिपोर्ट बनाने में लिखने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत प्रॉब्लम होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 2 क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके चले जाएं, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है। तो लेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये लेटर जो होता है एक फॉर्मेट होता है। तो अगर हम फॉर्मेट को ठीक से कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी है करना, फिर हम आराम से पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेट आता होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जॉब लेटर का फॉर्मेट याद कर लें, एक बिजनेस इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट याद कर लें, और एक साथ में हम लेटर याद कर लें सप्लाई का या पेमेंट पेंडिंग का लेटर। ये 3-4 लेटर हमें याद कर लें फॉर्मेट, तो हमारा एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो जाती है लेटर पोर्शन की। एक बार ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी के अंदर, जब तीनों क्वेश्चन 6, 7, 8 तीनों लेटर आ गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 6 आया था वो पर्सनल लेटर आ गया था, जो अंकल को लिखना था बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो था जॉब लेटर आ गया था, और क्वेश्चन नंबर 8 जो था बिजनेस इंक्वायरी लेटर आ गया था। तो तीनों ही लेटर आ गए थे। वहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप कोई भी 2 लेटर अटैम्प्ट कर लो जो भी आपको अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि लेटर में फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट अगर आपने ठीक लिखा तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर ही। तो अभी मैंने आपको सेक्शन ए बता दिया। बता दीजिए एक बार से। किसका? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है आपका बिजनेस नोटिस आएगा या लीगल रिपोर्ट आएगी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है कि वो पर्सनल लेटर आ गए। अब ये जो बिजनेस नोटिस होता है ये क्या होता है, या फिर आपका लीगल रिपोर्ट होता है, ये होता क्या है, ये पूछना है आपको। तो जो बिजनेस नोटिस होता है उसका मतलब ये है कि जब हमारी कंपनी होती है और हम अपनी कंपनी में कुछ नोटिस इशू करते हैं बिजनेस के अंदर, जो हमारी मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनके अंदर हम कुछ नोटिस इशू करते हैं। तो उन नोटिस को कैसे लिखा जाता है, वो फॉर्मेट है आपका बिजनेस नोटिस के अंदर। या फिर हम लीगल रिपोर्ट अगर कहें तो किसी भी लीगल टॉपिक पर रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ जाती है। अब रिपोर्ट राइटिंग हम क्लास 9 से लिखना शुरू किया था हमने। रिपोर्ट हमने 9th में भी लिखी, रिपोर्ट हमने क्लास 10th में भी लिखी, रिपोर्ट हमने क्लास 11th में भी लिखी, और क्लास 12th में भी हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखी है। तो रिपोर्ट हमें लिखना आता है। रिपोर्ट का मतलब ये है जैसे हम न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट मतलब किसी घटना का विवरण देना, जो घटना घटित हुई वो कैसे हुई, उसके अंदर क्या क्या हुआ, उसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट लिखने का भी एक फॉर्मेट है। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। पहले मैं आपको ये बता रहा था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। जो आपका सेक्शन सी रहेगा वो पूरा लिटरेचर बेस रहेगा। वहाँ पे आप पूरा 60 मार्क्स का पेपर जो है, जो आपकी नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, उससे कर सकते हो आप। और डेविड कॉपरफील्ड के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो। डेविड कॉपरफील्ड के नाम से एक फ़िल्म भी बन चुकी है, आप फिल्म भी देख सकते हो चाहो तो, क्योंकि फ़िल्म देखने से ज़्यादा स्टोरी समझ में आ जाती है। तो फिल्म भी बन चुकी है और हिंदी डब भी फिल्म है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो इंग्लिश मूवी तो है ही,
इंग्लिश मूवी हिंदी सबटाइटल के साथ भी है। तो ऐसे ही आप एक फ़िल्म देख लो, डेविड कॉपरफील्ड जो नावल है उसके ऊपर फ़िल्म बन चुकी है, फ़िल्म देख लो। या फ़िल्म नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो है वीडियोस हैं, उसमें से 2-3 अच्छे-अच्छे वीडियो आप कर लो। आपको मैं कुछ वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, उन वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। दूसरा काम आप लिटरेचर के अंदर सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि जितने भी इसके कैरेक्टर हैं, इसमें सब प्रॉब्लम ये है डेविड कॉपरफील्ड के अंदर कि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर बहुत सारे हैं। अब इतने सारे कैरेक्टर को याद रखना एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है कि हमें याद कैसे रहेंगे इतने सारे कैरेक्टर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर कैरेक्टर के लिए नाम लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी के अंदर, और हर कैरेक्टर के बारे में हमें 5-5, 6-6 लाइन लिख लेनी है कि उस कैरेक्टर ने क्या किया है कहानी के अंदर, उसका रोल क्या आ रहा है स्टोरी के अंदर। इस तरीके से अगर हम हर कैरेक्टर के बारे में 5 से 6 लाइनें लिख लेंगे तो हमें हर कैरेक्टर का एक तो वो माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी, इस कैरेक्टर ने स्टोरी में क्या रोल प्ले किया है, ये कैरेक्टर कैसे चल रहा था, इस कैरेक्टर का किसके साथ जुड़ाव था। जैसे उसकी जो बीवी थी डोरा, डोरा का कैसा बिहेवियर था उसके साथ, डेविड कॉपरफील्ड के साथ, डोरा स्पैनफ्लो। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती, तो आपको ये कर देनी चाहिए। अच्छा, अब जो है मैंने सेक्शन बी बता दिया, आपको सेक्शन सी भी बता दिया। इसमें सेक्शन सी में जो है 9वां क्वेश्चन आएगा आपको एसे राइटिंग का, जो लीगल टॉपिक पे होगी किसी भी, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 जो है वो लिटरेचर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन में से लिटरेचर के और 1 क्वेश्चन ये ऐसे राइटिंग, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आप कोशिश ये करना कि पूरा का पूरा नॉवल से अटैम्प्ट करो पेपर। तो सेक्शन सी आपका 60 मार्क्स का नॉवल से आप अटैम्प्ट करोगे, सेक्शन बी में आप 2 लेटर कर लोगे 80 मार्क्स के, और सेक्शन ए में 10 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया कि वही रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल 90 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। इसमें से अगर आप ठीक से भी कर लेते हो तो आपके 50, 55, 60, 65 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से आपके 65 मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी जो मेरा असाइनमेंट था, ये जिन बच्चों ने लिया होगा उनको तो पता है, लेकिन अभी मैं सीधा आपको जो सेक्शन बी का मेरा फॉर्मेट है मैं उसमें ले जाता हूँ आपको। सेक्शन बी का जो मेरा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, जॉब लेटर का फॉर्मेट है, ये मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी है ये। तो वहाँ पे सेक्शन बी का जो है हमारा लेटर राइटिंग वो है आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेते हो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 10 मार्क्स का लेटर आता है एग्ज़ाम में, और आपके 9 मार्क्स इसमें से कम आ सकते हैं अगर आप ये फॉर्मेट एग्ज़ाम में लिख के आते हैं। तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर एड्रेस, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, लिखने वाले का नाम, फिर आएगा हमारा डेट, डेट कौन सी आएगी, जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है वो डेट। फिर आएगा हमारा इसके अंदर रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या है कि जो रिसीव कर रहा है इसको, उसका एड्रेस, जिस कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो उस कंपनी का एड्रेस आएगा इसके अंदर। फिर आएगा आपका अगला है इसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस पोस्ट का नाम आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपने लीगल एडवाइज़र पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपका आ जाएगा लीगल एडवाइज़र। फिर सैल्यूटेशन में आएगा आपका सर या मैडम, जो भी आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, मान लो आप सर को लेटर लिख रहे हैं तो सर का आएगा, मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम का आएगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्लियर होगा सब कुछ। अगर क्वेश्चन के अंदर सेंटर एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही लिख दो। अगर फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में सेंटर एड्रेस दिया ही नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी एड्रेस लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर डेट लिख दो आप, और रिसीवर एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखना होता है। जिस कंपनी को भी हम लेटर लिख रहे हैं जॉब के लिए उस कंपनी का नाम आएगा। फिर सर मैडम में से कोई एक चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लिखेंगे हम इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे उसका नाम आ जाएगा। फिर डेट आ जाएगी, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज ही लिख रहे हैं तो आ जाएगा 26 जून 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ। अब ये पोस्ट कौन सी है, लीगल एडवाइज़र। जो भी पोस्ट क्वेश्चन में दे रखी है उस पोस्ट का नाम आ जाएगा। मान लो लीगल एडवाइज़र की पोस्ट है तो लीगल एडवाइज़र आ जाएगा। इन योर एंटरप्राइजेस या इन योर कंपनी, इन योर रेपुटेटेड फर्म, जैसे भी लेटर में जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा आपको। कंपनी है तो कंपनी, एंटरप्राइज है तो एंटरप्राइज, रेपुटेड फर्म है रेपुटेड फर्म, कोई एमएनसी कंपनी है तो एमएनसी कंपनी, या कोई सी कंपनी का नाम दे रखा है तो उसका नाम आ जाएगा। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यहाँ पे फॉर द सेम ही लिखना और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ और पंचुअल हूँ। ये अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, क्योंकि कोई किसी को भी हमें जॉब क्यों देगा, वो हमें जॉब जब देगा जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी, कुछ योग्यता होगी। तो यहाँ पे हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं पंचुअल हूँ।
तो प्लीज़ फाइंड एनक्लोज माई बायोडाटा, मेरे बायोडाटा को फाइंड करें जो मैं इसके साथ लगा रहा हूँ इस पर्पज़ के लिए, जॉब के लिए। इफ़ अ गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया गया टू सर्व यू, आई एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, डैट आई शैल वर्क अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरी सिंसियरिटी से, पूरी मेहनत से आपके लिए काम करूंगा। होपिंग फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्ड, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे। यूएस ट्रूली एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह नाम आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो लिखने वाले पर्सन का, अगर नाम नहीं दे रखा है तो फिर आप एक्स वाई जेड ही यूज़ कर सकते हैं। अब अगले पेज से शुरू करेंगे हम रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग जिसको हिंदी, जिसको दूसरी भाषा में बायोडाटा भी कहते हैं। बायोडाटा में सबसे पहले नाम आ जाएगा, जो बंदा लिखने वाला है उसका नाम। फॉर एग्जांपल मान लो लिखने वाले का नाम है मनीष पांडे, तो मनीष पांडे आ गया। फिर मनीष पांडे का मोबाइल नंबर आ गया, फिर मनीष पांडे का ईमेल आईडी आ गया, फिर मनीष पांडे का लिंक्डइन आईडी आ गया। अगर लिंक्डइन है तो उसका आईडी लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो, ये आपकी अपनी ओन चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। ऑब्टेन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं चाहता हूँ किसी कंपनी में मुझे एक जिम्मेदारी का पद मिले विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज़, जहाँ पे मुझे काम करने के अच्छे अनुभव हों, स्किल्स मेरे डेवलप हो और मुझे नॉलेज मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले वहाँ जाके। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में आपकी सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशन आएगी, तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन मान लो कि डिप्लोमा है, कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा किस में किया है आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। या फिर आपने BLLB किया हुआ है, तो आएगा BLLB फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, या कॉलेज का नाम आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका जब आपने क्लास 12th की है वो, फिर क्लास 10th की है वो, ये आ जाएगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। फिर आपका आएगा प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल मतलब जो और भी योग्यताएं आपके पास हैं, जैसे आपको टाइपिंग की नॉलेज है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, या कोई और स्पेशल योग्यता आपके पास है, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। अब ये भी हो गया आपका। अब आ गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आएगा जो भी आपको काम का एक्सपीरियंस है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पंचुअलिटी और पेशेंस है आपके अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड है, हार्ड वर्किंग है, क्विक लर्नर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, मतलब आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी, ये आपके वर्क एक्सपीरियंस आ गया। इसके अलावा किसी कंपनी के साथ अगर आपने जॉब की है 2 साल 3 साल, तो वहाँ भी आ जाएगा वर्किंग विद XYZ कंपनी फॉर 2 ईयर वर्किंग एज अ लीगल एडवाइज़र। ये आप जो भी क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से मैच करता हुआ कोई एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। पर्सनल स्किल आ गई आपकी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, हॉबीज़, रीडिंग बुक्स और राइटिंग ब्लॉग्स। सॉरी, ये हॉबीज़ हो गई। लैंग्वेज नोन तक तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई कि आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, उसमें आप हिंदी इंग्लिश लिख सकते हो, पंजाबी जो भी आपको भाषा आती है वो लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा हैं या नहीं ये लिख सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है या कौन सी नेशनैलिटी है वो लिख सकते हैं। अगर भारतीय हैं तो इंडियन लिखेंगे। जेंडर, जेंडर में आप लिखेंगे मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फादर नेम में फादर नेम आ जाएगा। फिर हमारी हॉबीज़ क्या क्या है, यहाँ पे मैंने हॉबीज़ लिखे रीडिंग बुक्स और राइटिंग ब्लॉग्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी हॉबी हो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि जॉब से मिलती जुलती हॉबीज़ लिखें। ऐसा ना हो कि जॉब के अंदर किसी चीज़ का और आप लिख रहे हो वॉचिंग मूवीज़, ये मेरी हॉबी है, तो अगर मूवी देखने जाते रहेंगे तो काम कब करेंगे, इसलिए एम्प्लॉयर आपको जॉब क्यों देगा। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज है, मेरे बिलीव के अकॉर्डिंग करेक्ट है। फिर प्लेस आ जाएगा, जगह का नाम और डेट आ जाएगी, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक जॉब लेटर ऐसा भी आता है, ये तो वो जॉब लेटर था जब कहीं पे वैकेंसी निकली होती है। एक जॉब लेटर आपका ऐसा भी आता है एग्ज़ाम में, जहाँ पे आप खुद लेटर लिख के कंपनी से पूछते हैं क्या आपकी कंपनी में इस तरह के जॉब खाली है, अगर है तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ आपकी कंपनी के एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय के रूप में, एक अच्छे कर्मचारी के रूप में। तो वहाँ पे आप खुद अपने आप को पेश करते हैं, मतलब ऑफ़र करते हैं उनको कि आप मुझे नौकरी पे रख लें। तो 2 तरह के जॉब लेटर होते हैं एग्ज़ाम में। एक वो जहाँ पे जब कंपनी जॉब देती है और पूछती है भाई किसी को जॉब चाहिए तो आ जाओ, और वहाँ पे आप लेटर लिख के कहते हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, आप मुझे रख लो और मेरे अंदर ये योग्यता है। और दूसरी, कंपनी ने कोई भी ऐड नहीं दी है, कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है जॉब की, तो आप खुद आगे से कंपनी को लेटर लिख के पूछ रहे हैं अगर आपकी कंपनी में कोई जगह खाली है तो आप मुझे रख लें। ये हो गया आपका लेटर का फॉर्मेट। अब मैं आपको एक नोटिस का फॉर्मेट बता देता हूँ।
ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है जिसे बिजनेस नोटिस कहते हैं। तो बिजनेस नोटिस जो है वो उसका फॉर्मेट क्या है, आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा सबसे पहले। जो भी कंपनी है जो इस नोटिस को लिख रही है उस कंपनी का नाम आएगा, फिर उस कंपनी का एड्रेस आ जाएगा अलॉन्ग विथ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। साथ में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का ईमेल एड्रेस आएगा। फिर हम बीच सेंटर में लिखेंगे नोटिस, फिर लास्ट में हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे नोटिस इज हेयर गिवन डैट। अब किसके लिए हम नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस के बारे में लिख देंगे हम 2 से 3 लाइन। फिर हमारा एजेंडा क्या रहेगा, अगर कोई हम मीटिंग बुला रहे हैं तो मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मीटिंग का एजेंडा लिखेंगे। अगर हम मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, हम वैसे ही नॉर्मल मीटिंग रख रहे हैं, मतलब वैसे ही किसी और पर्पज, तो हमारा एजेंडा नहीं आएगा। फिर हम इस लाइन को छोड़ देंगे, एजेंडा आएगा जब मीटिंग होगी तब। फिर नीचे आएगा उस नोटिस को लिखने वाले व्यक्ति की सिग्नेचर। जैसे अगर सेक्रेटरी लिख रहा है तो सेक्रेटरी, उसके सिग्नेचर नीचे लिख देंगे हम सीसी टू ऑल मेंबर, यानी कि ये नोटिस सभी मेंबर को भेज दिया गया, इसकी कॉपी एक एक सब मेंबर के पास पहुंच गई है। तो ये आपका नोटिस राइटिंग हो गया। तो अब मैं एक फॉर्मेट और आपको बताता हूँ रिपोर्ट राइटिंग का। देखो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं लीगल रिपोर्ट या नॉर्मल कोई भी रिपोर्ट है जो प्रेस के लिए लिखी जाती है, न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, तो वो कैसे लिखते हैं, वो सबसे पहले उसकी हेडिंग आती है। हेडिंग के बाद हमारा राइट हैंड साइड पे बाय लिख के हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो रिपोर्ट लिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रिपोर्ट आ गई वो स्पोर्ट्स इवेंट इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के अंदर एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है। फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे बाय मतलब अनुष्का, कोई भी नाम लिख दिया हमने। फिर इंट्रोडक्शनरी लाइन, फिर हम इंट्रोडक्शनरी लाइन लिखेंगे कि जो हमारा इवेंट था ये किस चीज़ का इवेंट था। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन था, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन लाइन में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन इन आवर एमएस इंटरनेशनल स्कूल। जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिख देंगे, वो आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट मतलब हम 6 से 7 लाइनें इस रिपोर्ट के बारे में लिख देंगे। इस इवेंट में क्या क्या हुआ, कैसे हमारे चीफ गेस्ट आए, सबको वेलकम किया, बच्चों ने अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस मिले, और शाम को हमें सबको रिफ्रेशमेंट दी गई कॉलेज की तरफ से, और फिर हम अपने अपने घर आ गए। तो रिपोर्ट खत्म हो गई। तो फैक्ट में आ जाएगा क्या क्या हुआ वहाँ पर। फैक्ट का मतलब कौन जीता, जैसे फॉर एग्जांपल रेस हुई तो रेस में इस क्लास का ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया। कोई अगर बीजी जंपिंग हुई तो उसमें क्या, क्रिकेट हुई तो उसमें कौन जीता, ये सब फैक्ट होते हैं। इशू, क्वेश्चन और प्रेजेंटेड जो है वो यही है कि अगर उसके दौरान कुछ भी, जैसे प्रिंसिपल ने कोई भाषण दिया, कोई चीफ गेस्ट आके हमको बोल के गया, तो वो सब आ जाएगा इसके अंदर। फिर हम डिस्कशन कर देंगे ये अच्छा प्रोग्राम रहा, ख़राब प्रोग्राम रहा, कैसा प्रोग्राम रहा। फिर हम सोर्स, ये हमें खबर कहाँ से मिला। अगर हम खुद ही लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे मैं खुद इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिख के इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये लीगल राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। इसके अलावा कोई दिक्कत है आपको तो पूछ लो एक बार, जितना मैंने बताया अभी आपको। सर फुल फॉर्म्स भी आएंगी? फुल फॉर्म एब्रीवेशंस नहीं आएंगे आपको, एब्रीवेशन आपके कोर्स में नहीं है। बाकी मेरा आपको सबको पर्सनल सजेशन ये है, मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन ये है कि आप सेक्शन ए के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, आप सेक्शन बी पे मेहनत करें, आप सेक्शन सी पे मेहनत करें। सबसे पहले अपने नावल के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि नावल पूरा आपका 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का नावल है। वही आपको पास कराएगा, वही आपको फेल कराएगा, उसी से आपकी बैक आएगी। तो सबसे पहले नावल पढ़ें। नावल में जितने भी कैरेक्टर हैं, सारे कैरेक्टर के ऊपर 5-5 लाइनों के नोट्स बना लें, चाहे हिंदी में बनाएं चाहे इंग्लिश में बनाएं। हर कैरेक्टर का आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर का स्टोरी में क्या रोल रहा। प्लस आपको जो इसका राइटर है चार्ल्स डिकन्स, उसके बारे में 10 से 15 लाइनें याद कर लेनी चाहिए कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी, वो किस तरह का राइटअप लिखता है, उसको कौन कौन से पुरस्कार मिल गए हैं राइटिंग पे। मतलब लेखक को पुरस्कार मिलता है, नावल पुरस्कार या कोई और पुरस्कार मिला है या कोई अवार्ड मिला है, वो सबको उसमें लिख लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार राइटर पे ही पूछ लेता है, नावल पे नहीं पूछता, राइटर पे पूछ लेता है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो एक बार। तो सर इसमें मिनिमम कितने पेज लिखने पड़ेंगे किसके अंदर बेटा? नोवेल वाले में सर? कम से कम आपको 5 से 6 पेज लिखने हैं। 5 से 6 पेज का मतलब ये होता है, एक रजिस्टर का पेज होता है हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड, तो वो 2 पेज हो गए। फिर दूसरे पेज में भी फ्रंट साइड बैक साइड, तो वो 4 हो गए। फिर तीसरे पेज में भी फ्रंट और बैक, तो वो 6 पेज हो गए। तो टोटल 6 पेज आपको लिखने, 3 बड़ी कंप्लीट शीटें। और किसी को कोई सवाल? सर एक आंसर के लिए? एक आंसर के लिए 20 मार्क्स का। सर नोवेल के नोट्स हैं आपके पास?
नॉवल के नोट्स भी हैं मेरे पास। अरे हर हर आंसर 5 पेजेस का लिखना है। हर आंसर 5 पेजेस का लिखना है, 5 कम से कम पेज लिखने हैं। हर आंसर 20 नंबर का जो है सी सेक्शन का। इसको आंसर कैसे बड़ा करेंगे, देखो मान लो मिस्टर पैगोटी के बारे में पूछ लिया, ये मिसेस पैगोटी के बारे में पूछ लिया। मिसेस पैगोटी के बारे में पूरे नावल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 2 से 4 लाइनें, 5 लाइनें मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मिसेस पैगोटी के बारे में जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे। फिर मिसेस पैगोटी का जिस जिस करेक्टर से इंटरेक्शन हुआ है कहानी में, उन करेक्टर के बारे में लिखेंगे। और लास्ट में हम वो कहानी लिख देंगे पूरी, जो डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी है वो पूरी की पूरी लिख देंगे। और किसी भी करेक्टर के बारे में पूछना है तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। सर एक हाँ लेटर का जी, क्वेश्चन है। प्रिपेयर बताएं। आ रिज्यूम विद द कवरिंग लेटर फॉर द पोस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सर इसमें लेटर भी लिखना और रिज्यूम भी लिखना है? इसमें दोनों लिखना, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में लिखना है इसको। अगर इसमें खाली ये पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दोगे आप? पीडीएफ कोई ग्रुप के अंदर शेयर नहीं होगा, क्योंकि सारी पीडीएफ मैं फ्री में किसी को नहीं दे रहा, मैं सबको सेल करता हूँ पीडीएफ को। अच्छा, ये इसलिए फॉर्मेट कोई वाली भी भी सर? पीडीएफ, हाँ कोई भी पीडीएफ मैं शेयर नहीं करूँगा। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी जो चल रहा है उसके अंदर मेरा वीडियो भी अपलोड है, वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन मैंने कोई भी पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर नहीं की है। क्यों? क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं जो मेरे से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं, वो हर महीने फीस देते हैं मुझे, उनको मैं पीडीएफ देता हूँ। आपको फ्री में दे दूंगा तो वो मुझे बोलेंगे कि सर उनका आपने फ्री में दे दी, हमें आपने पैसे लिए थे, फीस लिए। या मैंने कुछ और बच्चों को भी पिछले 2 महीने से पीडीएफ सेल कर रहा हूँ। तो किसी के साथ सर भी एक अनजस्टिस क्वेश्चन नहीं और होना है। नहीं, हम चाहिए। तो नहीं बोलेंगे सर, आपकी मर्जी है सर, हम नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर एक क्वेश्चन है। ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डीड बिटवीन मिस्टर ए एज अ वन पार्टी एंड द मिस्टर एक्स एज द ये पार्टी पुराने टू। कोर्स का क्वेश्चन है, ये पुराने कोर्स का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड अब आपके कोर्स में नहीं है। सर ये पार्टनर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2021 में आपके पेपर नहीं हुए थे, 2020 में पेपर नहीं हुए थे, 2021 में सिर्फ उनके पेपर हुए थे जिनकी बैक थी, और बैक में ओल्ड कोर्स वालों के पेपर हुए थे। सर तो ये नहीं आएगा, पार्टनरशिप वाला कुछ भी नहीं ये है। आपके सिलेबस से हट गया है, 2019 से जो सिलेबस चेंज हुआ है वो वाला है अभी आपके पास। सर प्रीवियस ईयर से प्रिपेयर नहीं करें? प्रीवियस ईयर आप 2022 का पढ़ो और 2019 का, 2 ही पेपर हैं आपके नए कोर्स के, बाकी सब पुराने कोर्स के पेपर हैं। लेकिन जो सेक्शन ए है उसके लिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप 2022, 2019 और 2017 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सेक्शन ए के उनको रट लो, उसमें से आपको 8 से 10 मार्क्स का मिल जाएगा। हाँ जी सर। किसी और का कोई और डाउट है तो पूछ लो। आपका पेपर परसों है, सिर्फ 1 दिन का गैप है कल का। ग्रुप मैंने जो आपका बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, 9 बार इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर दिखाए तो। निकाल दूँ? क्वेश्चन आंसर दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक काम करो, उसका जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए ना पुराने पेपर में, उतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। सर आपने इसकी वीडियो कहाँ अपलोड की हुई है, आप कब बता रहे थे? मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है इसका वीडियो लिंक शेयर कर दोगे ऑनलाइन। सर आप? हाँ, मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर, मैंने ऑलरेडी कल किया भी था ग्रुप में शेयर, दोबारा कर दूंगा एक बार। सर जो लीगल ऐसे हैं उसमें क्या है, वो कितने पेज लीगल ऐसे, लीगल ऐसे आपको 2 केस में अटेम्प्ट करना है। जब आपको लिटरेचर का जो आपका ये कहानी है ना, डेविड कॉपरफील्ड का कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो मान लो, तो आप लीगल ऐसे में जाना। क्योंकि लीगल ऐसे लिखने से आपके 20 मार्क्स में से 12, 13, 14 से ज़्यादा आएंगे ही नहीं, 12 से ज़्यादा ही नहीं आएंगे। वैसे लीगल ऐसे होता क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। फॉर एग्जांपल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये आ गया, महिलाओं के प्रति अहिंसा। मतलब अहिंसा, 3 तरह की अहिंसा महिलाओं के प्रति होती है। एक उसके घर में होती है, दूसरा उसके साथ समाज करता है, तीसरा जहाँ वो वर्क करती है, जॉब करती है, वहाँ पर साथ हिंसा होती है। तो तीनों हिंसा को आपको समझाना है। साथ में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, मतलब उनको इस हिंसा से बाहर निकालने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कानून को क्या परिवर्तन लाना चाहिए, कोर्ट को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा। ये लीगल ऐसे होते हैं, इसमें कोर्ट की टिप्पणी जरूरी रहती है। हमें बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये रोल करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी कोर्ट है। और हम लीगल टॉपिक लिख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आएगा ही आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेना चाहिए ये हमें बताना चाहिए इसके अंदर। प्लस गवर्नमेंट को क्या नए लॉस पास करने चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये हमें बताना चाहिए इसके अंदर। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको अटेम्प्ट मत करना, इससे अच्छा वो कर लेना डेविड कॉपरफील्ड का क्वेश्चन। क्यों? सर उसके 2 ही क्वेश्चन ही तो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है इसमें, और बाकी रिपोर्ट है और एक इसमें लीगल ऐसे है, तो कुछ तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
देखो सेक्शन सी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। सर डेविड कॉफर्ड का जो बता रहे हैं आप, वो 2 ही हाँ, हैं क्वेश्चन, नहीं 2 ही 3 क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। 3 क्वेश्चन। आप कौन से साल का पेपर देख रहे हैं? सर ये 2019 का है। 2019 का, 2022 का पेपर एक बार निकाल के चेक करो। 2022 जो लास्ट ईयर पेपर आया ना, उसको एक बार चेक करो, आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बल्कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। नोवेल में से ज्यादातर सर कौन सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है सर? ज़्यादातर तो जो चार्ल्स डिकेंस का, जो उसकी अपनी लाइफ स्टोरी का, मतलब उस एक तरह से ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसने, लेकिन उसने अपने नाम से नहीं लिखी। उसने ये नहीं बताया है कि ये जो है मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी अपनी कहानी है। तो ये रिलेट करने को आ जाता है कि उसकी असली ज़िंदगी को उसके नॉवल के साथ रिलेट करिए, मिलाइए। वैसे सर तो एक कुछ भी क्वेश्चन आ है, सकता है। ड्राफ्ट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी लेंट ऑन, ये किस चीज का है? ये ये कौन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मनी लेंडिंग का जो रिकवरी सूट होता है, उसकी ड्राफ्टिंग लिखनी है। ये क्वेश्चन आपके कोर्स में है नहीं वैसे। पर सर 2022 में आ रखा है। ये आप या तो कुछ गड़बड़ देख रहे हो या कुछ और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं। ये ड्राफ्ट जो हम बनाते हैं ना, लीगल फाइल जो तैयार करते हैं, केस फाइल, वो आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए बोल रहा है कि एक रिकवरी सूट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। मतलब एक रिकवरी सूट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, फाइल कैसे तैयार करते हैं, उसकी केस फाइल ये। और ये आपके कोर्स में है नहीं, ना सिलेबस में दे रखा है और ना आपके वैसे। नहीं, इसमें तो है सर, जो मानसी की बुक लाया हो ना सर, सैंपल पेपर जो हाँ मानसी का, उसमें भी है सर ये हाँ, लेकिन ये स्टोरी वाला। आपके मानसी में तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, वो सर भी। एक क्वेश्चन और, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स दैट अ plaintiff मस्ट मेंशन इन दिस? ये भी आपका कोर्ट प्रोसीडिंग है। जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो पेटिशनर होता है, यानी कि जो अपनी तरफ से कोर्ट में फाइल लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है, उसे प्लेंटिफ कहते हैं। सर ये कोर्स में है वैसे, जो मैं आपको से ये पूछ सब कोर्स में नहीं है। आप सीसीएस का जो सिलेबस है ना, उसको फॉलो करो ना। सीसीएस के सिलेबस को देखो, सिलेबस में ऐसा कुछ पर भी ये नहीं है। सर इस क्वेश्चन पेपर में क्यों है 2022 का क्वेश्चन पेपर है? ये हो सकता है आप इसमें या तो ओल्ड कोर्स वाला, 2 पेपर आते हैं ना 2022 में भी 2 पेपर आए होंगे। एक उन बच्चों के लिए आता है जिनके ओल्ड कोर्स की बैक चल रही है। ये न्यू, इसमें न्यू कोर्स लिखा है। का ही क्वेश्चन है ये, न्यू कोर्स का ही क्वेश्चन है ये। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। 2022 का न्यू कोर्स का पेपर बता रहे हो आप इसको ना? हाँ जी सर। जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12 and 13। वैसे ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, 12 और 13, ये दोनों क्वेश्चन आपके, एक तो वो आप पर ड्राफ्टिंग करना है, ड्राफ्ट तैयार करना है, लीगल ड्राफ्ट जिसे कहते हैं वो। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स दैट द प्लेंटिफ मस्ट मेंशन इन हिज कंप्लेंट। तो प्लेंटिफ जो होता है, जो शिकायत करता होता है, जब वो शिकायत करता है तो किन किन चीज़ों को उसको अपनी कंप्लेंट में जोड़ना चाहिए। ये दोनों आपके वैसे सिलेबस में है नहीं। ये कंफर्म सर सिलेबस में हाँ, नहीं ये है? कंफर्म है, सिलेबस में है नहीं। फिर तो सर जो आपके नोट्स आपने क्लास में दे रखे हैं, उसी को जो तैयारी चल रही है वो सुपर है। हाँ हाँ, मैं आपको एक बार देखो सिलेबस भी दिखाता हूँ। इसका जो हमारा सीसीएस का सिलेबस है ना, सर ये सिलेबस अभी चेंज हुआ है या पहले से चेंज था? 2019 वाला सिलेबस हम करेंगे। 2019 वाला हमारा सिलेबस है। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है सर फिर? 2019 के बाद चेंज हुआ है। 2019 में चेंज हुआ था, उसके बाद अभी कोई नया चेंज आया नहीं। तो सर फिर प्रीवियस ईयर जो 5 साल के वो करके कोई फायदा तो नहीं होगा फिर? नहीं, आपको फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज होता है, इस वजह से। देखो मैं ना एक मिनट सिलेबस आपको निकाल रहा हूँ और फिर शेयर करता हूँ। जो आपके पास सिलेबस है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है आपका
लीगल वोकेबलरी इन इंग्लिश, जिसमें आपका यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स हैं, लीगल आइडेमिक्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और आपकी हैं फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, फॉरेन लीगल वर्ड्स हैं, आपके यूज़ ऑफ लैटिन मैक्सिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा आपका लिखा हुआ है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपका किसी भी एक लीगल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएगा। फिर आपका लिखा है फॉर्मल इनफॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस। फिर आपका है रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद आपका लिखा हुआ है यहाँ पे स्टडी ऑफ द लिटरेसी टेक्स्ट, डेविड कॉपरफील्ड। सर ये सिलेबस है। फोर्थ में जो सी पार्ट है वो आएगा? सी पार्ट कौन सा है? इसमें मेरे पास जो सिलेबस है उसमें कोई नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मल। फॉर्म। ये लीगल एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस नहीं है, लीगल एक्सप्रेशंस हैं। लैटिन मैक्सिम जो कहता है, लैटिन मैक्सिम है, वही है ये, लीगल एक्सप्रेशंस हैं। सर आप थोड़ा नॉर्मल से क्वेश्चन शेयर कर दो, आप छोड़ो, कोई नहीं कर लेंगे, देखेंगे कैसे। नॉवल के क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी क्वेश्चन है ना। सर उससे रिलेटेड वीडियोस भी हो तो वो भी डाल देना। क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो अगर कोई होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सभी पेपर के पैटर्न चेंज हुए हैं ना? हाँ, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है आपका। ओल्ड और न्यू कोर्स में फ़र्क है। सर आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की भी क्लास दे देंगे? हाँ, एग्ज़ाम से पहले होगा। सर इस एग्जाम के पहले जल्दी दे देना, इस एग्जाम के बाद, क्योंकि फिर तैयारी भी करनी होती है। आप अपनी तैयारी करते रहो, मैं आपको लास्ट में जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले आपको एक क्लास दे दूंगा, ताकि कोई भी आपका डाउट हो, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एग्जाम पूछ से एक दिन सको। पहले जो क्लास होगी वो एवरी मतलब क्या कहते हैं 5 PM ही होगी ना, टाइमिंग जो होगी उसकी? नहीं, ये टाइमिंग जरूरी नहीं कि 5 बजे हो सकता है किसी और सेमेस्टर की मैं 5 बजे कर दूं, लेकिन होगी ज़रूर। टाइमिंग मैं डाल दूंगा आपको एक दिन पहले ही ग्रुप में। ठीक है सर, ट्राई करना इवनिंग में ही हो तो बेस्ट है। ठीक है। बाकी इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा करो लेकिन अच्छा करके जाओ, क्योंकि बहुत सारा करने के चक्कर में क्या होता है ना, पेपर फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए अच्छा करो, थोड़ा करो, लेकिन अच्छा कर लो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। और बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका समय ख़राब करेगा। और ग्रामर पोर्शन में से उतना आता भी नहीं है, मतलब जो आप करके जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही आएगा। जो आप कर रहे हैं वही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर लिटरेचर के तो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे 3 तो नहीं आ रहे हैं। 3 दो क्वेश्चन ही आ मिल रहे हैं। जाएंगे आपको, आराम से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार का पेपर देखना, 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थैंक यू सर। ठीक है। बाकी 2020 और 21 तो पेपर ही नहीं हुआ था। एक नए सिलेबस में 2 ही पेपर हुए हैं, 2019 में हुआ और 2022 में हुआ है, 2 ही पेपर हुए हैं बस। चलो, अभी कोई क्वेश्चन आपके और कोई डाउट है? तो ये न्यू सिलेबस की PDF तो सेंड कर सकते हो आप? न्यू सिलेबस की PDF कैसे, मतलब? तो सर जो ये अभी न्यू कोर्स आया था, मतलब पैटर्न चेंज होने के बाद सिलेबस अपडेट हुआ है। वो तो ये तो आप CCS की वेबसाइट पे देखा ना मैंने अभी जाके, आप CCS की वेबसाइट पे सर्च कर लो ना, मिल जाएगा आपको। सिलेबस मिलेगा, न्यू सिलेबस देखोगे तो 2019 में एक न्यू सिलेबस आया है, वो मिल जाएगा आपको। ये PDF नहीं है, सिलेबस है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ओके सर।